8. अयान और अनन्या दोनों शॉक्ड थे। जेनिफर, जो अब तक उनके साथ चलकर डीन को हील करने के लिए इम्पेशेंट थी, वो रॉय को देखते ही वहां से चली गई। अयान को कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक बार फिर वो एक डेड एंड के सामने आ चुका था, लेकिन डीन की जिंदगी का सवाल था। अयान ने अपने आप को संभाला। रॉय, मैं जेनिफर को लिए बिना यहाँ से नहीं जाने वाला, क्योंकि डीन की जिंदगी इस पर डिपेंड करती है। तुम दोनों के बीच क्या हुआ ये मुझे जानना ही होगा। बिना सच जाने मैं जेनिफर को कैसे कन्विंस करूंगा? तुम उस डीन को बचाने के लिए इतना डेस्परेट हो जिस डीन ने तुम्हारी माँ का मर्डर कर दिया और आज तक तुम्हारे बाप के बारे में तुमसे छुपा कर रखा? हाँ, मैं फिर भी डीन की जान बचाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ये सच भी अनसीन नहीं कर सकता कि उन्होंने बचपन से मुझे अपने बेटे की तरह पाला है। मुझे किसी चीज की कमी फील नहीं होने दी। मेरी अडॉप्टेड माँ जब कैंसर से मर रही थी, तब डीन ने मुझे उनसे गोद ले लिया और मुझे बिना मांगे दुनिया का हर कंफर्ट दिया। इतना ही नहीं, he taught me to ask questions, to remain curious. उन्होंने मुझे एक अच्छा स्टूडेंट बनाया, नॉलेज की इंपॉर्टेंस सिखाई, उन्होंने मुझे डॉक्टर बनाया। क्या मैं ये सब भी भूल जाऊं? I haven't forgiven him for what he did, but I haven't forgotten what he did for me. क्या मेरी सोच गलत है? अयान की बातों का असर रॉय पर हो चुका था। वो एकदम चुप सा हो गया। नहीं, तुम्हारी सोच बिल्कुल गलत नहीं है अयान। इनफैक्ट यू आर राइट। लेकिन काश तुम्हारे जैसी सोच मेरी भी होती, तो आज मेरा और मेरी बहन का रिश्ता इस तरह टूट नहीं जाता। प्लीज हमें बताओ, क्या हुआ था जेनिफर और तुम्हारे बीच? रॉय ने एक गहरी सांस ली और वो अयान और अनन्या को बीती बातें बताने लगा। हम दोनों 16th सेंचुरी से इस दुनिया में जी रहे हैं। हमारे एंसेस्टर्स पोर्टुगीज थे, हमारे पेरेंट्स ऑर्डिनरी ह्यूमंस थे। मैं और जेनिफर ट्विंस पैदा हुए थे। मेरा असली नाम रॉयल है। हमारे एंसेस्टर्स रॉयल पोर्टुगीज किंग्स और क्वींस थे और हमारे अंदर भी रॉयल ब्लड था। इसलिए मॉम ने मेरा नाम रॉयल रखा और उनकी नानी के नाम से जेनिफर का नाम रखा। बचपन से ही हम दोनों के बीच एक अनब्रेकेबल बॉन्ड था। जो मैं फील करता वही जेनिफर फील करती, और जो उसे चाहिए होता था वो मैं समझ जाता था। हम दोनों के बीच ऑलमोस्ट टेलीपैथिक कम्युनिकेशन जैसा कुछ होने लगा। जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हमें रियलाइज हुआ कि हम दोनों अलग हैं। हमारे पास कुछ ऐसी पावर्स हैं जो दूसरों के पास नहीं। मैं बचपन से ही बहुत शरारती था और मैं अपनी पावर्स के साथ खेलने लगा। मैं जेनिफर के माइंड में एंटर करता और उसके थॉट्स के साथ छेड़छाड़ करता। उसे मेंटल टॉर्चर होता था, लेकिन मुझे मजा आता था। जेनिफर किसी को बता भी नहीं सकती थी कि उसके साथ क्या हो रहा है, सिर्फ मैं जानता था। धीरे धीरे जेनिफर ने किसी से मदद मांगना भी बंद कर दिया और उसने अपने आप को हील करना सीख लिया। इसी तरह माइंड कंट्रोल मेरी सुपर पावर बन गई और हीलिंग उसकी सुपर पावर। और फिर हमें विश्व अंकल ने डिस्कवर किया और हमने ब्लैक वॉर में पार्टिसिपेट किया। उसी ब्लैक वॉर में हम तुम्हारी माँ शालिनी से मिले। उसी ब्लैक वॉर में हम बहुत बुरी तरह से हारे। वॉर में विकराल ने मुझ पर अटैक किया था और मैं लगभग मरने ही वाला था कि तभी मैंने जेनिफर को मुझे बचाने के लिए आवाज दी। जेनिफर मुझे बचाने के लिए आ गई और तभी मैंने उसे विकराल के सामने छोड़ दिया और मैं अपनी जान बचाकर भागा। जेनिफर किसी तरह जिंदा बच गई, लेकिन शी लॉस्ट हर साइट। रॉय की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अपना मुंह शर्म से छुपा लिया था। अयान और अनन्या भी ये सब सुनकर शॉक्ड थे। जो रॉय सिर्फ हंसी मजाक करता था, उस रॉय के चेहरे के पीछे इतना दर्द था, ये उन्हें पहली बार पता चल रहा था। मैं जानता हूँ मैंने जो किया वो सिर्फ कावर्ड्स करते हैं। अपने आप को अच्छाई का वॉरियर कहने के लायक भी नहीं हूँ मैं, लेकिन अपने डिफेंस में मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि मैंने जानबूझकर उसे मरने के लिए नहीं छोड़ा। जब मौत सामने दिखने लगती है, तब हम अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तब हम ये सोच भी नहीं पाते कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत। मुझे मेरे किए पर बहुत रिग्रेट है, लेकिन जेनिफर ने 400 सालों से मुझे माफ नहीं किया है। ब्लैक वॉर खत्म होते ही वो यहाँ रहने आ गई, सिविलाइजेशन से दूर, सबसे दूर, मुझसे दूर। और उसने अपने मैजिक से उसके घर के आसपास एक लक्ष्मण रेखा बनाई है जो मैं पार नहीं कर सकता। मैं 400 सालों से उससे माफी मांगने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसने मुझसे बात भी नहीं की। मैं उसके घर में एंटर भी नहीं कर सकता। रॉय कुछ देर तक खामोश बैठा रहा। अनन्या ने आगे बढ़कर रॉय के कंधे पर हाथ रखा और उसे दिलासा दिया। अयान ने अपने आप को संभाला और वो रॉय की तरफ बढ़ा। आई अंडरस्टैंड। मैं तुम्हारी सिचुएशन समझ सकता हूँ।
मेरे साथ पिछले कुछ दिनों में इतना कुछ हो चुका है कि मैं इस वक्त सही गलत का फैसला नहीं कर सकता। इनफैक्ट मैं जो कर रहा हूँ क्या वो भी सही है या गलत ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि किसी इंसान की जान चली जाना ये डेफिनेटली गलत है। डीन को बचाने के लिए मुझे जेनिफर को कन्विंस करना ही होगा। मैं करूंगा जेनिफर से बात। और इतना कहकर अयान जेनिफर के घर की तरफ तेजी से जाने लगा। उसके चेहरे पर डिटर्मिनेशन था, पैशन था, लेकिन क्या जेनिफर को वो सक्सेसफुली मना पाएगा? गोवा से कई किलोमीटर दूर उत्तराखंड में गंगोत्री मंदिर से गौमुख तक का 20 किलोमीटर का सफर त्रिकाल और करण तय कर रहे थे। अब रास्ते डिफिकल्ट होते जा रहे थे। टूरिस्ट ऑलमोस्ट ना के बराबर थे। सिर्फ कुछ ट्रेक एंथुजियास्ट रास्ते में दिख रहे थे। गंगा नदी सामने से बह रही थी। ऊंचे ऊंचे स्नो कवर्ड माउंटेन सामने थे और त्रिकाल और करण इस मैजिकल नजारे को देखते ही रह गए। यहाँ बहुत ज्यादा ठंड है। ये रास्ता भी नॉर्मल टूरिस्ट्स के लिए नहीं है। हम आगे कैसे जाएंगे? सामने वो लकड़ी का ब्रिज देख रहा है, हमें उसे पार करना होगा। क्या? लेकिन वो ब्रिज तो बहुत ही फ्रिजाइल है, हवा से हिल रहा है और नीचे गिरे तो सीधे ठंडी गंगा में बह जाएंगे या तो किसी पत्थर पर सर टकराकर मर जाएंगे। मौत को चकमा देने में ही तो मजा है। चलो, शैतान को खुश करना है तो पहले डर पर काबू करना सीखना होगा। करण और त्रिकाल दोनों उस लकड़ी के ब्रिज के सामने थे। उनके आसपास कई किलोमीटर एक भी इंसान नहीं था। ब्रिज हवा पर हिल रहा था। चलो, पहले तुम जाओगे। What? तुम मुझे मरने के लिए भेज रहे हो? तुम नहीं मरोगे। चलो, मैं तुम्हारी मुश्किल थोड़ी सी आसान कर देता हूं। एवरीथिंग स्टॉप। त्रिकाल ने दोनों हाथ फैलाकर नेचर को कमांड किया और नेचर जैसे पॉज हो गया। बहती गंगा वैसे ही फ्रीज हो गई। हवा बहनी बंद हो गई। मैंने वक्त को रोक दिया है। हवा बहना बंद हो गई है, जिससे ये ब्रिज अब हिलेगा नहीं। तुम आराम से इसे पार कर पाओगे। लेकिन अगर तुमने नीचे देखा और डर के मारे तुम मर गए तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं ले रहा। त्रिकाल के लिए ये सब मजाक था, लेकिन करण के लिए ये एक्सपीरियंस बहुत नया था। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन पीछे हटने का ऑप्शन ही नहीं था। अगर वो वापस चला गया तो शैतान उसे वैसे ही मार देगा। ये बात वो जानता था। उसने ब्रिज पर धीरे धीरे कदम बढ़ाने शुरू किए। नीचे देखने पर उसका सिर चकरा रहा था। गंगा रुक गई थी। सब कुछ बहुत अननेचुरल और डरावना लग रहा था, जैसे वो किसी पेंटिंग में एंटर कर रहा हो। वहाँ मुंबई में डॉक्टर पूनम डीन को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन डीन की कंडीशन हर मोमेंट बिगड़ती जा रही थी। अर्जुन दास डॉक्टर पूनम के केबिन में जाकर उनसे पूछने लगा, डॉक्टर डीन की हेल्थ अब कैसी है? तुम्हें मेडिकल टर्म्स तो नहीं बता सकती, लेकिन इन लेमैन्स टर्म्स ही इज नॉट ओके। उनकी हेल्थ हर मोमेंट डिटोरिएट हो रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ही माइट लूज हिम। मुझे बताइए, हमारे पास कितना वक्त है? टू बी प्रिसाइज, वी हैव ओनली 12 आवर्स मैक्सिमम। उसके बाद पूनम आगे कुछ बोल ही नहीं पाई, लेकिन अर्जुन दास समझ चुका था। एक एक मोमेंट बहुत प्रीशियस था। यही बात जेनिफर को समझाने के लिए अयान उसके घर की तरफ चलने लगा। घर के दरवाजे पर आकर वो रुक गया। वो अंदर नहीं जा पा रहा था। शायद जेनिफर ने अपने मैजिक से उसे वहीं रोक दिया था। जेनिफर हॉल में अपनी रॉकिंग चेयर पर बैठी थी। जेनिफर, प्लीज मुझे अंदर आने दो। जस्ट गो अवे। तुमने मुझसे झूठ कहा। नहीं जेनिफर, मैंने तुमसे झूठ नहीं कहा। तुम्हारे और रॉय के बीच ब्लैक वॉर में जो हुआ था वो हम नहीं जानते थे। इनफैक्ट बहुत सी बातें हैं जो मैं नहीं जानता। मुझे अपने माँ बाप के बारे में भी कुछ नहीं पता। देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस, लेकिन उन सब का आंसर सिर्फ और सिर्फ डीन के पास है। तुम्हारे विश्वा अंकल, उन्होंने मुझे अपने बेटे की तरह पाला है एंड ही इज डाइंग। जेनिफर, आई कैन नॉट लेट हिम डाई। तुम मुझे बताओ, तुम्हारा कोई करीबी अगर मर रहा है तो तुम क्या करोगी? तुम उसे बचाने नहीं जाओगी?
अयान ने जेनिफर की दुखती रग पर हाथ रख दिया था। जेनिफर ये सुनते ही वल्नरेबल हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं जानता हूँ जेनिफर, कोई अपना जब हमें धोखा दे, हमारा ट्रस्ट तोड़े तो कैसा लगता है। जिस तरह रॉय ने तुम्हारा ट्रस्ट ब्रेक किया है, बिल्कुल उसी तरह डीन सर ने मेरा ट्रस्ट ब्रेक किया है। लेकिन तुम रॉय को बचाने गई थी, उसी तरह मैं भी डीन सर को बचाना चाहता हूँ। क्या मेरी सोच गलत है? बताओ। अयान की बातों का असर धीरे धीरे हो रहा था। जेनिफर रोने लगी। ठीक है, डोंट डू दिस फॉर मी और फॉर डीन सर, डू इट फॉर द ग्रेटर गुड जेनिफर। अयान का आखिरी तीर निशाने पर लगा था। जेनिफर उठ खड़ी हुई और उसके तरफ आगे बढ़ने लगी। अयान की आंखों में भी आंसू थे। जेनिफर को कन्विंस करने में वो सक्सेसफुल हो चुका था। आई एम सॉरी अयान, यू आर राइट, आई शुड डू इट फॉर द ग्रेटर गुड। हमारे जैसे सुपरनैचुरल बीइंग्स की लाइफ का यही तो पर्पस है। लेकिन कुछ देर के लिए मैं एक ऑर्डिनरी ह्यूमन की तरह इमोशनल हो गई थी। आई एम सॉरी। इट्स ओके जेनिफर, लेकिन अब हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। डीन की हालत बहुत खराब है। हम में से कोई भी क्विक ट्रैवल नहीं कर सकता सीरीज की तरह, इसलिए हमें ऑर्डिनरी ह्यूमंस की तरह ही ट्रैवल करके मुंबई पहुंचना होगा। वी हैव टू कैच अ फ्लाइट। प्लीज टेक योर डॉक्यूमेंट्स विद यू, हमें एयरपोर्ट पर जरूरत पड़ सकती है। जेनिफर के साथ चलकर अयान जब कार की तरफ आ रहा था, तब उसे देखकर रॉय और अनन्या दोनों हैरान थे। अयान, तुमने ये किया कैसे? आई डोंट नो, मैं जानबूझकर कुछ नहीं कर रहा। थिंग्स आर जस्ट हैपनिंग। हम्बल मत बनो, एक्सेप्ट इट कि तुम्हें कोई बात है। मुझे चने के झाड़ पर चढ़ाना बंद करो। लेट्स गो। रॉय ड्राइविंग सीट पर बैठा। उसके पास अयान और पीछे अनन्या और जेनिफर। जेनिफर ऑब्वियसली रॉय की तरफ देख भी नहीं रही थी, लेकिन उनका सफर स्टार्ट हो गया। उन्हें जल्द से जल्द एयरपोर्ट पहुंचना था। गौमुख में उस ब्रिज पर टाइम रुक गया था। करण और त्रिकाल दोनों उस ब्रिज पर चल रहे थे। ब्रिज जरा भी हिल नहीं रहा था और दोनों ने बिना किसी तकलीफ के आराम से ब्रिज क्रॉस कर लिया। दूसरी तरफ पहुंचने के बाद त्रिकाल ने दोनों हाथ आगे लेकर दोबारा से टाइम को शुरू होने की कमांडिंग दी। एवरीथिंग रिज्यूम। और सब कुछ दोबारा पहले जैसा हो गया। एक पल के लिए तो मुझे लगा कि मैं नहीं बचूंगा। मैं तुम्हें मरने थोड़ी दूंगा। मरना है तो ब्लैक वॉर में शैतान की तरफ से लड़ते लड़ते मर, ऐसे नहीं। अब हमें क्या करना है? सामने देख, वो पहाड़ दिख रहा है। उसी पहाड़ में एक छोटी सी केव है और उसी केव में है अघोरी। दैट्स राइट। त्रिकाल और करण चुपचाप बस उस केव की तरफ चल रहे थे। करण का दिल जोर जोर से धड़क रहा है। जैसे ही दोनों केव के पास पहुंचे तो उनके सामने अंधेरा छा गया और फिर उन्हें जो दिखा वो सिर्फ शॉकिंग ही नहीं बल्कि टेरिफाइंग था। उनके सामने 10 फीट लंबा आदमी बैठा था। वो किसी भयानक जायंट की तरह लग रहा था। उसकी बॉडी पर राख लगी हुई थी। उसने सिर्फ एक धोती पहनी थी और उसकी लंबी चटाएं जमीन को टच कर रही थी। दोनों के अंदर आते ही अघोरी ने उसकी आंखें खोली। त्रिकाल और करण ने केव में कदम रखा और सामने जो था उसे देखकर दोनों बिल्कुल शॉक्ड हो गए। उनके सामने 10 फीट लंबा आदमी बैठा था। वो किसी भयानक जायंट की तरह लग रहा था। उसकी बॉडी पर राख लगी हुई थी। उसने सिर्फ एक धोती पहनी थी और उसकी लंबी जटाएं जमीन को टच कर रही थीं। दोनों के अंदर आते ही अघोरी ने उसकी आंखें खोली और उनके तरफ देखा। अघोरी बहुत सालों के बाद किसी से बात करने वाला था। कई सालों की तपस्या आज पहली बार रुकी थी। विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये क्या कर रहा है? I am trying to say that a person's destruction is led by his thoughts. अघोरी की आवाज बहुत ही गहरी और डरावनी थी। उसकी तरफ देखकर भी एक नॉर्मल इंसान को डर लग जाता। क्या हुआ? किसी योगी को इंग्लिश में बात करते नहीं सुना? मैं तुम्हें जानता हूं अघोरी। तुम्हारे पास कौन कौन सी शक्तियां हैं
और इनका इस्तेमाल करके तुम क्या क्या कर सकते हो ये मुझे पता है, लेकिन जरा इन्हें भी तो दिखाइए। ये बच्चा कौन है? अघोरी करण की तरफ देखकर पूछ रहा था। ये करण है, विकराल ने इसे ढूंढा है। इस बार ब्लैक वॉर में हमारी तरफ से लड़ने के लिए। करण, यही है वो अघोरी जो पिछले 400 साल से यहीं गौमुख में रह रहे हैं। अब अघोरी अपनी जगह से उठा और केव में यहाँ से वहाँ चलने लगा, जैसे वो अपने मसल्स रिलैक्स कर रहा हो। उसकी लंबी जटाएं जमीन को टच कर रही थी। उसकी भयानक लाल आंखें करण पर टिकी हुई थी। कैसी शक्तियां हैं तेरे पास, बता। मैं बचपन से जो इमेजिन करता था वो सच हो जाता था, जैसे कि टॉयज, चॉकलेट्स, क्रिकेट बैट। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ वैसे मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे पास मैनिफेस्ट करने की सुपर नेचुरल पावर है। और फिर मेरे 20th बर्थडे पर विकराल मुझसे मिलने आया और उसने मुझे मेरे पावर्स के बारे में अवेयर किया और ब्लैक वॉर के बारे में बताया। चल फिर कुछ प्रकट करके दिखा, तेरी भाषा में मैनिफेस्ट करके दिखा। मैंने कई सालों से खाना नहीं खाया है, मेरे लिए एक एप्पल मैनिफेस्ट करके दिखा। अघोरी करण को चैलेंज कर रहा था। करण को भी अपने आप को प्रूव करना था ताकि उसे बाकी सभी वॉरियर्स अपना इक्वल समझें। उसने आंखें बंद की और अपनी आंखों के सामने एक एप्पल इमेजिन करने की कोशिश की। कुछ देर बाद उसने आंखें खोली, लेकिन सामने कुछ भी नहीं था। क्या हुआ, निकल गई हवा? पता नहीं, मैंने कोशिश तो की लेकिन। लड़के तू इतना डर के रहेगा तो शैतान तुझ पर खुश कैसे होगा? डार्कनेस की सबसे बड़ी खासियत यही है कि हमें किसी का डर नहीं, हमें मॉरल्स का डर नहीं, गलत करने का डर नहीं। हम अपने आप के बारे में पहले सोचते हैं। हम इस दुनिया के भगवान हैं। जब तू ऐसा सोचेगा तब जाके तेरी पावर्स तेरी बात मानेंगी। अब ये देख। और ऐसा कहकर अघोरी ने सिर्फ कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद की और अगले ही मोमेंट उनके हाथ में एक एप्पल था। करण और त्रिकाल दोनों सरप्राइज्ड थे। दिस इज माइंड ब्लोइंग। दिस इज नथिंग, नाउ वॉच दिस। और अघोरी ने दोबारा अपनी आंखें बंद की और फिर कुछ ऐसा हुआ जो सच में माइंड ब्लोइंग था। अघोरी का अपीयरेंस बदल रहा था। धोती की जगह लूज ट्रैक पैंट थी, कंबल की जगह एक ट्रेंडी शर्ट था, हाथ पर एक कूल टैटू, नोज रिंग, लंबे बाल ट्रेंडी हेयर स्टाइल में बदल गए और अघोरी की जगह अब एक यंग आदमी था। हाय, आई एम अघोर, हिप हॉप फैन, ट्रैकिंग का शौकीन। आई लव माउंटेन्स एंड सोलो ट्रैवल्स and I find yoga extremely cool. This is fucking amazing. और उस केव में अघोरी की हंसी गूंजने लगी। तो अब समझे, ये है मेरी पावर्स। हजारों सालों से ज्यादा मैंने तपस्या की है। मैं जब चाहूं, जो चाहूं वो रूप धारण कर सकता हूं। अपना चेहरा, अपनी आवाज, स्किन कलर, सब कुछ बदल सकता हूं। You can think of me as a human chameleon. और इसीलिए अघोरी शैतान का हुक्म का इक्का है। मास्टर ने बिल्कुल सही टाइम पर तुम्हें बुलाया। तुम्हें कल एक बहुत जरूरी काम पूरा करना है, इसलिए हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। मेरे मालिक से मिलने के लिए मैं भी एक्साइटेड हूँ। Can't wait to restart. Let the destruction begin. त्रिकाल, करण और अघोर मुंबई की तरफ लौट रहे थे। वहीं दूसरी तरफ गोवा से मुंबई आने वाली फ्लाइट में रॉय, जेनिफर, अयान और अनन्या बैठ चुके थे। जेनिफर ने रॉय के पास बैठने से मना कर दिया था, इसलिए अयान और जेनिफर अगल बगल वाली सीट पर बैठे थे। वहीं रॉय और अनन्या दूसरे रो में साथ बैठे थे। अनन्या, हॉस्पिटल पहुंचने के बाद तुम पर एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब भी दो सुपरनैचुरल बीइंग्स एक साथ काम करते हैं तब उनकी पावर्स क्लैश होती हैं। उस क्लैश को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर तुम मैनेज नहीं कर पाई तो हीलिंग शायद उतनी इफेक्टिव नहीं होगी। डोंट वरी रॉय, आई विल गिव माय बेस्ट। मैं पूरी तरह से जेनिफर को सरेंडर कर दूंगी। वो इतने सालों से पावर्स को प्रैक्टिस कर रही है, जबकि मुझे तो बस कुछ ही दिन हुए हैं। मुझे तो अब भी बिलीव नहीं होता कि मेरे पास कोई ऐसी सुपरनैचुरल पावर्स हैं।
यू आर इंडीड वेरी हम्बल डॉक्टर अनन्या। मैंने बड़े बड़े वॉरियर्स देखे हैं जो अपनी पावर्स को रियलाइज करते ही पागल हो जाते हैं। उनसे उनकी पावर हैंडल नहीं होती। बट यू आर डिफरेंट, यू वर मेड फॉर दिस। अब तुम भी ना बेकार की तारीफ कर रहे हो। तारीफ नहीं, फ्लर्ट कर रहा हूँ, ऐसा समझो। What? अरे बाबा, मजाक कर रहा था। अयान भले ही उन दोनों से थोड़ी दूरी पर बैठा था, लेकिन उसका पूरा ध्यान इसी कॉन्वर्सेशन पर था। पता नहीं क्यों, लेकिन उसका खून खौल रहा था। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा और जेलसी फील हो रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो रॉय का गला पकड़े और ये मुझे क्या हो रहा है? आई थिंक आई कैन फील माई पावर्स अगेन। मुझे पावरफुल और एंग्री फील हो रहा है। मुझे रॉय का खून पीने की डिजायर क्यों फील हो रही है? ओह माय गॉड, एम आई ट्रांसफॉर्मिंग? अगर यहाँ पर मैंने कोई गड़बड़ कर दी तो नो नो नो, आई कैन नॉट लेट दिस हैपन। और अयान झटके में अपनी सीट से उठा और प्लेन के वॉशरूम में चला गया। सामने आईना था। प्लेन का कंजस्टेड वॉशरूम उसके लिए छोटा पड़ रहा था। उसकी हाइट बढ़ रही थी। उसके बॉडी का शेप चेंज हो रहा था। ओह माय गॉड, तो क्या मेरी पावर्स फीलिंग से ट्रिगर होती हैं? मुझे एंगर और जेलसी फील हुई, और क्या इसी वजह से मैं ट्रांसफॉर्म हो रहा हूँ? बट आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल माई सेल्फ। मैं क्या करूँ? मुझे किसी इनोसेंट की जान नहीं लेनी। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। लेकिन अब अयान के हाथ में कुछ नहीं था। उसके नाखून बढ़ने लगे, उसका चेहरा बदलने लगा, उसकी आवाज, उसकी आंखें, सब कुछ चेंज हो गई। अब अयान एक खूंखार वैम्पायर बन चुका था। उसके लिए उस छोटे से वॉशरूम में रहना अब इम्पॉसिबल था। उसने एक झटके से वॉशरूम का दरवाजा खोला और वो बाहर आया। उसे देखते ही सारे पैसेंजर्स चिल्लाने लगे। अनन्या ने पलटकर देखा। अयान एक वैम्पायर बन चुका था और उसी की तरफ गुस्से से बढ़ रहा था। Oh my God, it's happening again. अयान ट्रांसफॉर्म हो चुका है। अब हम क्या करें? Blood, I am hungry. प्लेन में सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। अनन्या की जान खतरे में थी। अयान उसी का खून पीने वाला था। दूसरी तरफ मुंबई के कामा हॉस्पिटल में डॉक्टर पूनम ने होप्स ऑलमोस्ट छोड़ दिए थे। सारे डॉक्टर्स डीन के बेड के पास थे। पूनम, हमारा प्रेडिक्शन गलत हो रहा है। डीन शायद 12 घंटे भी निकाल नहीं पाएंगे। उनके लंग्स में पानी भर गया है। वी नीड टू रिमूव दैट। रुको, मैं अरेंजमेंट्स करती हूँ। डीन को मैंने कभी इतना वीक, इतना हेल्पलेस नहीं देखा है। आई कांट बिलीव दिस इज हैपनिंग। कई बार हम जो सोचते हैं वैसा नहीं होता डॉक्टर राहुल। We have to hope for the best but prepare for the worst. And what is the worst case scenario? Worst case scenario is डीन शायद 1-2 घंटे में ही हमें छोड़कर चले जाएंगे। जो भी हो, हमें एंड तक कोशिश करनी है। We cannot fail as doctors. डॉक्टर पूनम और राहुल वहाँ से चले गए। कुछ देर के लिए डीन के बेड के पास कोई नहीं था और तभी वर्स्ट केस सिनेरियो, डीन की मौत नहीं बल्कि उससे भी कुछ बुरा होने वाला है। मरने से पहले डीन, आपको आपका माइंड मेरे लिए ओपन करना होगा। आपके सारे सीक्रेट्स मुझे पता चल जाए, उसके बाद आप चाहे तो मर सकते हैं। विकराल धीरे धीरे डीन के बेड की तरफ बढ़ रहा था। वो आगे बढ़कर डीन के फोरहेड को टच करता, इससे पहले ही विकराल को किसी ने धक्का दिया और वो डीन के बेड से दूर जाकर गिरा। विकराल के सामने अर्जुन दास खड़ा था। जब तक मेरे अंदर ताकत है, तब तक मैं तुम्हें ना ही डीन को हाथ लगाने दूंगा, ना ही इस हॉस्पिटल के दूसरे लोगों को इंजर करने दूंगा। तुम्हारे अंदर दम है तो पहले मुझसे फाइट करो। कम ऑन। लगता है डीन के साथ साथ तुझे भी मरना है। तेरा गुरु तो वैसे भी कल तक हमारे साथ आ चुका होगा, लेकिन शायद वो देखने के लिए तू जिंदा नहीं रहेगा। गुरुजी, तुम क्या करने वाले हो उनके साथ? जस्ट वेट एंड वॉच। और विकराल ने अर्जुन दास पर अटैक किया। अर्जुन दास की बॉडी और माइंड एक वॉरियर का था। ताइची में उसकी मास्टरी थी। फिर भी विकराल के साथ फाइट करना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क था। अर्जुन दास अपनी जान पर खेलकर डीन की रक्षा कर रहा था। अयान अनन्या पर अटैक कर चुका था। उसने दोनों हाथों से अनन्या की गर्दन पकड़ ली थी। सारे पैसेंजर्स पैनिक हो चुके थे।
कैबिन क्रू, एयर होस्टेस, कोई भी अयान के आसपास भी नहीं जा पा रहा था। Blood! Give me your blood! अयान, अयान, होश में आओ, ये तुम नहीं हो, प्लीज somebody help। अयान, अयान, कंट्रोल योरसेल्फ। तुम्हें अपनी पावर्स पर कंट्रोल करना होगा। कम ऑन, ट्राई। आई नो ये डिफिकल्ट है, लेकिन अपने आप को कंट्रोल कर। जेनिफर अपनी तरफ से हीलिंग करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अयान किसी को भी अपने आप को हाथ लगाने नहीं दे रहा था। मैं जब तक अयान को टच ना करूं, तब तक मैं इसकी हीलिंग नहीं कर सकती। अयान, तुम्हें कुछ पल के लिए शांत होना होगा। अयान मेरी तरफ देखो, तुम वैम्पायर नहीं हो, तुम अयान हो। वो अयान जो मुझसे बहुत प्यार करता है, जिसके लिए मैं मौत को चकमा देकर वापस आई। अयान, वो मोमेंट याद करो जब तुम्हें लगा था कि मैं मर गई और फिर तुमने मुझे जिंदा होते हुए देखा था। मेरा चेहरा याद करो, मेरी स्माइल याद करो, हमारी बातें याद करो। अयान, अनन्या पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन अयान किसी की सुनने के काबिल नहीं था। उसके ऊपर कोई और हावी हो गया था। अयान को उस समय ऐसा लग रहा था कि वो शैतान बन गया है। अयान ने अनन्या की गर्दन अपने पास लाई और अपने नुकीले दांतों से उसे काटा। हर तरफ खून बह रहा था। अयान, अयान, ये तुमने। शिट, अनन्या को वैम्पायर बाइट हो चुकी है। अयान, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है तुमने क्या किया है। Blood! Sweet blood! अनन्या की गर्दन से खून बहता जा रहा था। अयान एक डेंजरस वैम्पायर बन चुका था। रॉय और जेनिफर बिल्कुल हेल्पलेस थे। बाकी पैसेंजर्स की जान को भी खतरा था। पायलट को इस इंसिडेंट के बारे में पता चला। प्लेन लड़खड़ाने लगा, सब कुछ बिगड़ गया था। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में अर्जुन दास विकराल से फाइट कर रहा था और डीन अपनी मौत से। उनके पास कुछ ही घंटे बचे थे। त्रिकाल, करण और अघोर अपने मास्टर से मिलने आ रहे थे। आज रात अमावस्या थी और अघोर एक खास तंत्र करने वाला था, जिससे नारायण नंदी की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अयान ने अनन्या पर अटैक कर दिया था और उसकी गर्दन से खून बहता जा रहा था। अयान एक डेंजरस वैम्पायर बन चुका था। रॉय और जेनिफर बिल्कुल हेल्पलेस थे। बाकी पैसेंजर्स की जान को भी खतरा था। पायलट को इसी इंसिडेंट के बारे में पता चला। प्लेन लड़खड़ाने लगा, सब कुछ बिगड़ गया था। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अयान का माइंड कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त उसका माइंड एक जानवर का है। एंड आई कैन नॉट एंटर एन एनिमल्स माइंड। जेनिफर, प्लीज डू समथिंग। वो जब तक मुझे अपने आप को हाथ नहीं लगाने देगा, मैं तब तक उसे हील नहीं कर सकती। रॉय, अब तक सारे पैसेंजर्स अपनी सीट से उठ रहे थे। एयर होस्टेस सभी को हैंडल नहीं कर पा रही थी। किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। कई लोगों ने तो फोन पर वीडियोस बनाने भी शुरू कर दिए थे। रॉय, सबसे पहले हमें लोगों को कंट्रोल करना होगा। तुम अयान के माइंड में एंटर नहीं कर सकते, लेकिन ऑर्डिनरी लोगों के माइंड में तो एंटर कर सकते हो ना? हाँ, ये मैं कर सकता हूँ। लेट मी ट्राई एंड क्लियर देयर माइंड्स। रॉय ने अपनी आंखें बंद की और वो उस प्लेन में प्रेजेंट हर एक इंसान के माइंड में एंटर करके किसी कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह उनकी मेमोरी को मॉडिफाई कर रहा था। रॉय को ये करने में कुछ टाइम तो लग जाएगा। तब तक मुझे अयान को रोकना होगा, वरना वो अनन्या को मार ही डालेगा। रॉय की पावर्स काम कर रही थी। प्लेन में मौजूद लोग धीरे धीरे शांत हो रहे थे और अपनी अपनी सीट्स पर जाकर बैठ रहे थे, जैसे उनको हिप्नोटाइज कर दिया गया हो। लेकिन अब अयान अनन्या का खून पी रहा था। सब कुछ अब सिर्फ जेनिफर के हाथ में था, लेकिन उसे बिना आंखों के अयान को ढूंढकर उसे हील करना था। अगर मैं रैंडमली आगे बढ़ी तो शायद अयान मुझे एक झटके में दूर फेंक दे। मुझे कुछ स्ट्रैटेजी बनानी होगी। ओह यस! जेनिफर को सॉल्यूशन मिल चुका था। उसके गले में एक वुडन क्रॉस पेंडेंट था। उसने वो पेंडेंट निकाला और अयान को आवाज लगाई ताकि वो जेनिफर की तरफ देखे और उसके साउंड से जेनिफर को उसका लोकेशन समझ में आए। अयान! अयान की आवाज सुनते ही जेनिफर ने उसी डायरेक्शन में अपना क्रॉस फेंका। मन ही मन उसे डर भी था कि कहीं क्रॉस अयान पर जाकर नहीं गिरा तो, लेकिन थैंकफुली उसका निशाना सही था।
और अयान की जोरदार चीख जेनिफर को सुनाई दी। अयान कुछ मोमेंट्स के लिए एटलीस्ट पैसिफाई हो गया है। यही चांस है उसे हील करने का। जेनिफर अयान के पास गई और उसने अयान का हाथ अपने हाथों में लिया, लेकिन उसने उसी पल झटके से अपना हाथ पीछे ले लिया, जैसे उसने बिजली की तार को हाथ लगाया हो। आउच! मैं अयान को टच भी नहीं कर सकती। मेरी हीलिंग पावर्स ह्यूमंस पर काम करती हैं और वैम्पायर्स ह्यूमन नहीं होते। अब क्या करूं? वक्त बहुत कम है। अगर और देर हो गई तो अयान रिकवर हो जाएगा और मुझे भी नहीं छोड़ेगा। हेल्प हेल्प। जेनिफर ने अनन्या की आवाज सुनी और उस डायरेक्शन में जाकर वो अनन्या के पास पहुंच गई। जेनिफर ने अनन्या को जैसे ही हाथ लगाया वैसे ही उसके हाथ खून से भर गए। बहुत खून बह चुका था। अनन्या, डोंट वरी, आई एम हियर। मैं तुम्हें हील कर सकती हूँ। बस अब बिल्कुल हिलना मत और कीप ब्रीदिंग। डोंट लेट गो। अगर तुमने हार मान ली तो मैं तुम्हें मौत से रिवाइव नहीं कर सकती। मैं सिर्फ घाव भर सकती हूँ। सो प्लीज हैंग ऑन। और फिर जेनिफर ने अनन्या के गले पर अपना हाथ फेरना शुरू किया। उसका टच जैसे मैजिकल था। उसके हैंड मूवमेंट्स कंट्रोल्ड थे और आंखें बंद थी। वो मैजिकल स्पेल्स बोल रही थी जो अनन्या की समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन हर मोमेंट उसे बेटर फील हो रहा था। धीरे धीरे खून बहना बंद हो गया। घाव जैसे अपने आप हील हो रहे थे। कुछ ही मिनट्स में सब कुछ ठीक हो गया। अनन्या को रियलाइज हुआ कि वो बिल्कुल पहले जैसी हो गई है। जेनिफर ने अपनी आंखें खोली। अब कैसा फील हो रहा है? आई एम एब्सोल्युटली फाइन। मैं बिल्कुल पहले की तरह फील कर रही हूँ। लेकिन अयान, मैंने उसे कुछ मिनट्स के लिए पैसिफाई कर दिया है, लेकिन उतना काफी नहीं है। वी हैव टू डू समथिंग क्विक, वरना वो दोबारा अटैक करेगा। अयान अब धीरे धीरे उठ रहा था। उसकी पावर्स जो कुछ मिनट्स के लिए नम हो चुकी थी अब वापस आ चुकी थी, लेकिन इस बार अनन्या डिटरमिन्ड थी। जेनिफर, लगता है अयान को सिर्फ मैं ही कंट्रोल कर सकती हूँ, क्योंकि वो मुझसे इमोशनली अटैच्ड है। पिछली बार भी मैंने ही उसे ठीक किया था। शायद इस बार भी कर पाऊँ। लेट मी ट्राई अगेन। और अनन्या आगे बढ़ी। इस बार वो गिव अप नहीं करने वाली थी। उसने आगे बढ़कर अयान की आंखों में देखा। यू वॉन्ट टू अटैक मी? करो अटैक। दोबारा से अटैक करो और मुझे मार डालो। लेकिन जब मैं मर जाऊंगी तब तुम्हें रियलाइज होगा कि तुमने क्या खोया है। मेरी ये बॉडी तो चली जाएगी, तुम मेरी मटेरियल एग्जिस्टेंस को तो मिटा दोगे, लेकिन मेरी मेमोरीज का क्या? वो मोमेंट्स जो हमने साथ बिताए हैं उसका क्या? हमने एक दूसरे से कुछ प्रॉमिस किए थे। वी हैड प्रपोज्ड ईच अदर। याद करो वो मोमेंट जब तुमने मुझे आई लव यू कहा था, भूल गए? अनन्या की बातों का असर अयान पर धीरे धीरे हो रहा था। उसका गुर्राना कम हो रहा था। अयान का माइंड सच में उन मोमेंट्स को दोबारा जी रहा था, और उन मोमेंट्स में इतना प्यार था, इतनी सच्चाई थी कि अयान दोबारा जानवर से इंसान बनते जा रहा था। You did it. He's back. अयान, तुम ठीक तो हो? अयान एक बार फिर इंसान बन चुका था। उसके कपड़े क्लमजी से हो गए थे, शर्ट के कुछ बटन्स टूट गए थे, बाल बिखर गए थे, लेकिन अब वो एक नॉर्मल इंसान था। अयान ने आसपास देखा। सारे पैसेंजर्स मैनिक्विन्स की तरह बैठे थे। यहाँ क्या हो रहा है? ये पैसेंजर्स इस तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। पहले तुम वॉशरूम जाओ और अपना अपीयरेंस ठीक करो। मैं सब तुम्हें बाद में बताऊंगी। अयान ने अनन्या की बात मानी जैसे कोई स्टूडेंट अपनी टीचर की बात मानता है। रॉय अब तक आंखें बंद करके बैठा था। कुछ देर बाद उसने अपनी आंखें खोली। वो बहुत थका हुआ दिख रहा था। टोटल 122 पैसेंजर्स, कैबिन क्रू, पायलट, सबके माइंड में घुसना पड़ा। सभी के थॉट्स मॉडिफाई करने पड़े। अब उन सबको ये लगेगा कि उन्होंने प्लेन में स्क्रीन पर कोई वैम्पायर वाली मूवी देखी है। और कुछ लोगों ने शायद वीडियो भी शूट किए थे। उनका क्या? 4 लोगों ने वीडियो शूट किए थे। मैंने उनके माइंड्स को मॉडिफाई करके उनसे वो वीडियोस डिलीट करवाए हैं। अब धीरे धीरे सारे पैसेंजर्स जागने लगेंगे। उससे पहले हमें अपनी अपनी सीट्स पर बैठना होगा और ऐसे दिखाना होगा कि यहाँ कुछ हुआ ही नहीं। कुछ ही मिनट्स में सारे पैसेंजर्स जाग गए और सब कुछ नॉर्मल हो गया। अयान वॉशरूम के मिरर में अपने आप को देख रहा था।
मेरी पावर्स दिन ब दिन मेरे कंट्रोल से बाहर जा रही हैं। मैं अपने ही लोगों के लिए खतरा बनता जा रहा हूँ। लेकिन मुझे इतना तो पता चला कि मेरी पावर्स इमोशंस से ट्रिगर होती हैं। मुझे एंगर और जेलसी फील हुई और उसी वजह से मैं वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म हुआ। तो इसका मतलब ये है कि मुझे मेरे नेगेटिव इमोशंस पर कंट्रोल करना होगा। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान है जिसने अपने सारे इमोशंस पर कंट्रोल पा लिया है? अयान अपने ही सवालों में खोया हुआ था, तो दूसरी तरफ अनन्या रॉय को रिकवर होने में हेल्प कर रही थी। रॉय, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। हाँ, जरा मुझे हेड मसाज दे दो तो ठीक हो जाऊंगा। What? मजाक कर रहा था, ये मेरे लिए नॉर्मल है। ऑर्डिनरी ह्यूमंस को ये बात पता नहीं, लेकिन मेंटल जॉब्स फिजिकल जॉब्स से ज्यादा टायरिंग होते हैं। बच्ची खुची जर्नी में मैं सो जाता हूँ, देन आई विल बी बैक टू नॉर्मल। ठीक है। जब तक अयान वापस आया तब तक फ्लाइट में सब कुछ इतना नॉर्मल था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अनन्या अयान के पास आकर बैठ गई और उसने अयान को सब कुछ समझाया। अयान शॉक्ड था। I attacked you? But how could I? मैं तो I know अयान, you can never harm me। लेकिन अपने आप को ब्लेम मत करो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हारी पावर्स बस तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन ऐसा मेरे ही साथ क्यों हो रहा है? तुम सबके पास भी तो पावर्स हैं, लेकिन तुम सब तो इस तरह आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो रहे ना, तो फिर मैं ही क्यों? I don't know अयान, अगर मेरे पास इसका जवाब होता तो शायद मैं ही तुम्हारी हेल्प कर देती। काश कि मैं तुम्हारी मदद कर पाती, लेकिन ये सारी चीज़ें मेरे लिए भी उतनी ही स्ट्रेंज हैं जितनी तुम्हारे लिए। बट डोंट वरी, वी हैव ईच अदर। जब तक हम एक दूसरे के साथ हैं तब तक हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। विल फिगर दिस आउट टुगेदर। नहीं अनन्या, मैं तुम्हारे लिए खतरा बनता जा रहा हूँ। आई एम डेंजरस फॉर यू। तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए। एक्सक्यूज मी मिस्टर, तुम मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे जो सही लगता है मैं वही करूंगी, और मेरा दिल इस वक्त ये कह रहा है कि ऐसी हालत में मुझे तुम्हें बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। इफ आई कांट बी विद यू इन योर बैड टाइम्स, देन आई डोंट डिजर्व यू इन योर गुड टाइम्स। अनन्या की बातें अयान को इमोशनल कर गईं। उसने अनन्या का हाथ अपने हाथ में लिया। पता नहीं तुम मुझ जैसे इडियट से क्यों प्यार करती हो, लेकिन अनन्या, जिस दिन मेरी वजह से तुम्हारी जान को खतरा होगा उस दिन मैं खुद तुमसे हमेशा के लिए दूर चला जाऊंगा। तुम अगर मेरे बिना खुश रहती हो तो वही सही। हाँ हाँ, ये फिल्मी डायलॉग्स रहने दो, आगे जो होगा देखा जाएगा। लेकिन अनन्या, जेनिफर ने मुझे पैसिफाई किया भी तो कैसे? उसने ऐसा कौन सा सॉल्यूशन ढूंढ निकाला था? ये तुम्हें उसी से पूछना होगा। अयान जेनिफर की सीट के पास गया और पास वाली खाली सीट पर बैठा। तुम जानना चाहते हो कि मैंने तुम्हें पैसिफाई कैसे किया? हाँ। मेरे एंसेस्टर्स पोर्चुगीज थे। पोर्चुगीज और क्रिश्चियन कल्चर में वैम्पायर्स की बहुत सी कहानियां हमने बचपन से सुनी हैं। बीच में कुछ साल मैं रोमेनिया में थी, वहाँ मेरी मुलाकात कुछ वैम्पायर्स से भी हुई थी। आयान, तुम्हें कुछ बातें अब समझनी होंगी, इसमें तुम्हारा ही भला है। वैम्पायर्स की कुछ पावर्स होती हैं, वैसे कुछ शॉर्टकमिंग्स भी होती हैं। वैम्पायर्स वुडन चीज़ों से रिपेल होते हैं, खासकर अगर वो चीज़ क्रॉस के शेप में हो तो ज़्यादा रिपेल करते हैं। उसी तरह गार्लिक से भी वैम्पायर को पैसिफाई किया जाता है। गार्लिक सिर्फ खाने का इंग्रेडिएंट नहीं, बल्कि उसमें काफ़ी हीलिंग और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, जिसके बारे में लोगों को नहीं पता। लकीली मेरे गले में ये वुडन क्रॉस था जो मुझे वक्त पर काम आया। थैंक यू जेनिफर, एक तरह से तुमने मेरी जान ही बचाई है। तुम्हें थैंक्स कहना ही है तो अनन्या से कहो, शी इज़ द वन टू हील यू। मैंने तो सिर्फ मेरा काम किया आयान, लेकिन उसने अपने इमोशंस से, अपने दिल से तुम्हें हील करना चाहा। एंड लव इज ग्रेटर दैन एनी अदर पावर इन दिस वर्ल्ड। जेनिफर की बातें अयान पर गहरा असर कर रही थी। अब अयान मुंबई पहुंचने ही वाला था। प्लेन लैंड हो रहा था। उसे डीन की चिंता होने लगी थी। वो मन ही मन प्रे कर रहा था कि जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचे तब तक डीन सही सलामत हो। लेकिन रियलिटी कुछ और ही थी। विकराल और अर्जुन दास आईसीयू में एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। अर्जुन दास की ताकत कम पड़ रही थी। विकराल डेफिनेटली उससे ज्यादा पावरफुल था। विकराल ने फाइनली अर्जुन दास को एक जोरदार पंच मारा, जिससे अर्जुन दास का सर दीवार पर क्रैश हुआ और वो फेंट हो गया।
अब डीन को बचाने वाला कोई नहीं था। विकराल अब डीन की तरफ बढ़ रहा था। डॉक्टर विश्वकर्मा, अब तुम्हारे राज राज नहीं रहेंगे। ओपन योर माइंड टू मी। विकराल ने डीन के फोरहेड पर हाथ रखा और उसी वक्त डीन के सारे थॉट्स, उनके सारे सीक्रेट्स विकराल को ट्रांसफर होने लगे। दिव्यांश, तो ये है दिव्यांश का सीक्रेट।